नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत में आयोजित हो रहे अब तक के सबसे बड़े इवेंट G20 की। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त G20 के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम विदेशी मेहमान भारत की धरती पर हो रहे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और अभी भी कई G20 के नेताओं के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। 3 दिन भारत के लिए बहुत खास रहने वाले हैं। दुनिया भर की नजर इस वक्त भारत पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ ही पीएम आवास पर यह द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और इनमें सबसे अहम है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली पीएम मोदी की बातचीत, जिसमें ट्रेड डील और सिविल डिफेंस समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि कल भी द्विपक्षीय बातचीत का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। शनिवार को जापान, जर्मनी, इटली और यूके के साथ पीएम की द्विपक्षीय बातचीत होगी। वहीं परसों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होनी है। यानी कि 3 दिन न केवल पीएम मोदी का शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहने वाला है, बल्कि दुनिया नए भारत की शक्ति, उसके सामर्थ्य, ताकत और विश्व में बढ़ती उसकी साख को देखेगी। और सबकी नजरें इस बात पर भी होंगी कि जब G20 के ये नेता एक मंच पर आएंगे तो किन किन मुद्दों पर सहमति बनेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोई साझा बयान जारी होगा या फिर नहीं, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में 9 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। देश पूरे जोर शोर से सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान जिन होटलों में मेहमान ठहरेंगे, वहां सुरक्षा का पहरा और सख्त कर दिया गया है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत को 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है। ये भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। मैं अगले 2 दिनों में विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में नया मार्ग प्रशस्त करेगा। रणनीतिक तौर पर 3 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। पीएम मोदी विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शुक्रवार को पीएम मॉरिशस, बांग्लादेशी और अमेरिकी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठक के अलावा पीएम यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और 10 सितंबर को पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। पीएम कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, EU, EC, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बहरहाल G20 भारत के लिए कई मायनों में अहम है। G20 से भारत के लिए संभावनाओं के नए अवसर खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Presidency of G20 in Indonesia at Bali, we were in the midst of a scenario of slowing growth and productivity worldwide. There was a huge impact of COVID-19 pandemic, which had led to vast segments of the global population going below the poverty line. Vast number of people had lost their jobs. There was a cost of living debt crisis. There had been a reversal on the sustainable development goals. There was a challenge of climate crisis and climate action. At that point, India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudev Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth,
one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the four principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive during our presidency. During this presidency, we had some broad priorities with तो बिल्कुल भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और किस तरीके से जबरदस्त उत्साह भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, इस बात को आपने देखा। तमाम जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा इस पूरे मामले को लेकर हम करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पर गंभीर चर्चा हो। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ ओपी गुप्ता जी, जो कि पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैम आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ वंदना झिंगन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और शिकागो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका से हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है मैम। और सबसे पहले वंदना जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन हैं वो लैंड करने वाले हैं भारत के अंदर। कितनी उम्मीद इस द्विपक्षीय बातचीत को लेकर आप लगा रही हैं और खासतौर पर अमेरिका में इस बातचीत को लेकर किस तरीके का उत्साह आप देख पा रही हैं, वंदना जी? नमस्कार सब सुदर्शन के दर्शकों को। आपका जो टाइटल है सज गया है मंच, अब हमारी बारी है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भारत जो इस वक्त विश्व गुरु बनने के उसमें है। देखिए, बात कही जाती है बट सीइंग इज बिलीविंग। मेरे को फिजिकली वहां होना था, बट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं नहीं आ पाई। तो देखा कल कौंसल जनरल को मिले डॉक्टर सुखनाथ, वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं आप गए क्यों नहीं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, पर हम यहाँ पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने ये सवाल किया, आपने देखा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी पहुंचने वाले हैं, वो एयरपोर्ट से सीधा ही प्रधानमंत्री निवास जाएंगे बायलैटरल बात के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और अभी सिर्फ आज हम सितंबर की बात करते हैं, तो जून में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब स्टेट विजिट पे आए थे, तो उस चीज को लेकर के अब आगे जो बात जाएगी, आपको मालूम है कि काफी कुछ जो है भारत की जो डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र बोलते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत है, और सबसे पुराना विश्व का। सो देयर इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और अब अमेरिका भी ये रियलाइज कर चुका है कि जब ये G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है, उसका सिर्फ ये कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, सो उस चीज को भारत जी रहा है। ये बहुत देखने की बात है। हमने देखा कोविड वैक्सीन के टाइम पे भी भारत ने उसको अभी तक पेटेंट भी नहीं किया, उसने कितने देशों को मुफ्त में दिया। सो जो इंडिया कह रहा है, कहते हैं ना यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो ये भारत के ऊपर चरितार्थ होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। और जिस राष्ट्र में मैं हूं वहां पे आपको मालूम है हमारे फार्मा लॉबी है, और जब भारत हमारे माननीय राष्ट्रपति बाइडेन जी पहुंचने वाले हैं, उसके पहले ही भारत ने काफी कुछ किया है। देखिए जी है, सो दालों की बात करें तो उस पे ड्यूटीज को, सो ये दो तरफ से चल रहा है कि अगर भारत भी उनसे कुछ ले रहा है तो भारत कुछ दे भी रहा है। इस वक्त भारत देने की स्थिति में भी है, जिसको भारत प्रूव कर रहा है, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब देखते हैं, कुछ घंटों का ही सिर्फ समय रह गया, ये दोनों की मुलाकात होगी और काफी कुछ आएगा। और विश्व की शांति के लिए इस वक्त जो विश्व का नेतृत्व भारत करने के लिए जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये दो राष्ट्र एक ही जबान में बात करें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ है। और ओपी गुप्ता जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं सर, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वंदना जी ने बात की है कि भारत जो है
वो अब दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है। आप ये देखिए भाई, G20 की अगर हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट कंट्रीज भी हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी है इसमें, और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी हैं इसमें। तो आप ये देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी हम नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और भारत ये दिखाने के लिए, बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि देखिए हम आपका नेतृत्व करेंगे, आप हमारे साथ आइए। अब G20 में जितने भी देश हैं, किस तरीके से उनकी मेहमानबाजी हो रही है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो एक मंच पर ये सभी नेता जब आएंगे तो क्या हासिल होगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिक ऑनर है इंडिया के लिए जी। और पिछले कई सालों से जो हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है ये उसका रिजल्ट है। आज पूरे वर्ल्ड में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर है, जो कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब हुआ कि यहाँ की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है एटलीस्ट उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। और प्रेजेंट स्टेट में जो इंडिया की मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पूरे यूरोपियन यूनियन के पॉपुलेशन से अधिक है। सो इंडिया गिव्स ए मार्केट विच हैज ए वेरी गुड परचेजिंग कैपेसिटी। सो इसलिए विश्व के सभी डेवलप्ड कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स और वो कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, और इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, नई इंडस्ट्रीज आएंगी। और चंद्रयान 3 ने जो अभी जो लैंड किया साउथ पोल पर जी, उससे जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट हो गया। तो इन सब चीजों का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, और ये इसलिए पॉसिबल हो सका है कि पिछले 9 सालों से मोदी जी जो है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप दे रहे हैं, और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज ये सभी अच्छी हैं जी। और इस G20 में हम समझते हैं कि करीब 12 या 15 एग्रीमेंट्स पर जो है वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स पर साइन होंगे जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है हम लोगों के लिए जी, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों। जी। और ओपी जी, क्या ये भी आप मान रहे हैं कि भारत ने ये दिखा दिया और बता दिया है कि अब हम सिर्फ मेहमानी नहीं बल्कि हम मेजबानी भी कर सकते हैं? हम मेहमान तो हम बहुत बार बन लिए, कई बार बने और बनते आ रहे हैं, लेकिन अब मेजबान भी हम बन सकते हैं, और वो कर दिखाया है भारत ने। ये जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सामने है जी। और हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हमारा हिस्ट्री रहा है जी। कि पिछले 50 सालों से हम लोग उनके ऑफिसर्स को इंडिया में ट्रेन करते हैं और उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, बोथ वेज, एयर पैसेज और इंडिया में ट्रेनिंग देते हैं जी। और इसलिए वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होता है, जो कि चाइना से डिफरेंट है। चाइना जो इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है उसके बदले में उन लोगों की जमीन और पोर्ट्स पर कब्जा कर लेता है। तो ये बेसिक फर्क है हमारे अप्रोच में और चाइना के अप्रोच। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चाइना और हम में यही सबसे बड़ा फर्क है। डॉक्टर राजमार्कश्वी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, अगर हम जब बात G20 की करते हैं तो G20 के ये जो तमाम देश हैं, ये ग्रुप 20 देशों का जो ये ग्रुप है, ये दुनिया की 85% GDP को कवर करता है, और इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि ये दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये ना केवल भारत के लिए और ना केवल ये जो G20 जो देश हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जो 3 दिन है, अगले 3 दिन, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन आर्थिक रूप से आप क्या उम्मीद कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि आर्थिक रूप से कौन कौन से ऐसे समझौते हैं जो हो सकते हैं, जो न केवल G20 के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी हैं? जी अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारत के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि पूरे, और ना सिर्फ G20 में शामिल देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के। क्योंकि G20 में जो देश सम्मिलित हैं
वो पूरे विश्व के जीडीपी का 80% कवर करते हैं, पूरे विश्व के जो वर्ल्ड ट्रेड है हमारा उसका 75% कवर करते हैं जी। और हमारे पूरे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 60% कवर करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात केवल भारत की लीडरशिप या भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच की नहीं है या चीन के नीतियों की नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की, पूरे विश्व के आर्थिक और अन्य समस्याओं को और भविष्य को एक साथ देखने की बात है। और तभी ये इसका जो मोटो है, जो नाम है वसुधैव कुटुंबकम, वो सार्थक होगा। देखिए, जब हम वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कहते हैं, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, तो फिर हम केवल भारत की या केवल अमेरिका की या केवल चीन की चर्चा नहीं कर सकते। इसका जो आर्थिक पक्ष है वो सिंस ये जो G20 है, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और ये केवल एक हम इसको माइक्रो लेवल पे नहीं देख सकते, बल्कि इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर इसके हर एक कंट्री के और जो देश इसमें शामिल नहीं है उनके भी, ये उसको प्रभावित करता है। भारत ने इसमें अपना लीडरशिप है, भारत के पास अभी प्रेसिडेंसी है, तो भारत ने अपने मोटो में यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका मोटो होगा एक इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब है कि G20 में शामिल या G20 में जो नहीं भी शामिल, जो भी विश्व में ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा, किसी भी देश में होगा, उसका लाभ पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए, हर जगह पहुंचना चाहिए, ना कि किसी एक ही जगह। जैसा कि अभी हमारी वक्ता ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने जो वैक्सीनेशन के संबंध में जो डेवलपमेंट किया था, उसने उसका लाभ पूरे विश्व को। ये है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ये है मोटो इस वसुधैव कुटुंबकम का, कि नीतियां ऐसी हो हमारी जो केवल हमारा लीडरशिप ना एस्टैब्लिश हो, जो पूरे विश्व को जिससे लाभ हो। तब लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है। इसलिए भारत का इकोनॉमिक लीडरशिप तब एस्टैब्लिश होगा जब दुनिया के हर देश तक जो G20 में शामिल है उनको डायरेक्टली, जो G20 में शामिल नहीं है वो इनडायरेक्टली सभी इससे बेनिफिट। भारत को डायरेक्ट बहुत सारे आर्थिक लाभ होंगे। सबसे पहले तो भारत मेजबानी कर रहा है, मेजबानी करने के कारण प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन प्रिसाइजली। सो डिजिटल कम्युनिकेशन और भी सभी तरह के कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन तीन चीजों में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लगभग 1000 करोड़ का बजट है इसका। इससे हमारे देश को न सिर्फ अभी इस समिट के दौरान बल्कि बाद में भी जो हमारे सिटीजन्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इस निवेश से आगे एक चेन इन्वेस्टमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा जिसका भारत को आगे भी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा मोटो जो भारत ने रखा है वो है कि दुनिया को, जैसे हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान एनर्जी के सोर्सेज की और खाद्यान्न क्राइसिस हो गई थी वर्ल्ड में। सभी जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए थे, जिससे दुनिया के ज्यादातर देशों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और सबसे ज्यादा इससे क्षति गरीब देशों को, यानी जो कम विकसित देश हैं उनको। उस तरह की कोई समस्या दोबारा ना हो, ये देखने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया में फिर पहले जैसी उस जो कोरोना के समय या जो यूक्रेन रूस वॉर के कारण जो खाद्यान्न की कमी हो गई। भारत तो फिर भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, बहुत बड़ी आबादी है हमारी, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम खाद्यान्न के मामले में, ज्यादातर खाद्यान्नों के मामले में विश्व पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर है। और मगर दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनमें विकसित देश भी शामिल है जो अपने खाद्यान्न का उत्पादन स्वयं नहीं करते। वे विकसित उद्योग औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित है लेकिन खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। उन देशों को कोरोना के समय भी और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी खाद्यान्न जैसे मूलभूत चीजों का संकट उत्पन्न हो गया था। वैसा फिर कोई संकट ना हो, क्राइसिस ना हो, ये संभव है वसुधैव कुटुंबकम के मोटो से। और भारत का मोटो यही है। अपने विश्व गुरु का तात्पर्य हम लोग ये ना समझें कि यहाँ केवल भारत का स्ट्रेंथ एस्टैब्लिश करना है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का वेलफेयर होना है। तब भारत विश्व गुरु होगा, बिकॉज लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है।
है जो बिल्कुल। सबके विकास की बात और करता है। इसीलिए और भारत इस समय भारत बार बार ये दुनिया कहता पर- है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम इसमें भरोसा करते हैं, हम इसमें विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन वंदना जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मैम कि देखिए, जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ट्रेड डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिफेंस डील हो सकती है। हालांकि इसके लिए तो थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा, जब ये द्विपक्षीय बातचीत का जो सिलसिला आगे बढ़ेगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका के दौरे पर जब भी वो गए, तो हमने देखा है कि हमारे जो देशवासी हैं, यानी कि भारत में किस तरीके से जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतवंशी हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह उमंग देखने को मिलती है। अमेरिका में इस वक्त, क्योंकि दुनिया की दो बड़े लोकतंत्र और उसके दो बड़े नेताओं का यह मिलन, अमेरिका में आप किस तरीके का उत्साह लोगों के बीच में फिलहाल देख पा रही हैं? सत्य जो है वो कहना चाहूंगी जी। कि भारत में एक जो बात है, ये जो माननीय हमारे लीडर हैं, ये हर को इन्वॉल्व करते हैं, आप समझे। तो हर देश का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि अभी जैसे चंद्रयान-3 की हम बात करें, किस तरह से भारत में लोगों ने पूरी रात जाग के, जो शाम हो रही थी, कहाँ कहाँ आपने देखा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के उसको डिस्प्ले किया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्रेन स्टेशंस पे हैं। तो इट्स अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। बट अगर मैं आपको सत्य कहूं तो आप इस तरह से सोचे कि G20 हो रहा है, तो उस तरह का कुछ इस तरह से अमेरिका में भी चल रहा है, अमेरिका के ना, नहीं, वो सत्य नहीं है। लाइक उसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मतलब मतलब हम लोग जिस तरह से देख पा रहे हैं, आप मीडिया से हैं और मैं भी इस मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी अब तक होस्ट किए हैं, हम तो 18वां कर रहे हैं और अगला वाला जो है ब्राजील में होने वाला है 2024 में। तो भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत ने उसको दिखाने की कोशिश की है शुरू तक है। आप देखिए, कोई भी जो राष्ट्र, मतलब हमारे भारत तो एक राष्ट्र है, कितने जो राज्य हैं उनमें G20 की मीटिंग्स को होस्ट किया गया, वहां की संस्कृति को दिखाया गया। उत्तराखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, और अंडमान वहां से शुरू हुआ था, काशी है। क्योंकि मैं काफी समय इस बार 3-4 महीने भारत में रही थी, तो मैंने देखा था कि किस तरह से उत्साह था लोगों को। तो मतलब और अभी कोई गांव में भी अगर कहीं रहता होगा तो उसको मालूम होगा कि भारत G20, उसको शायद ये ना पता हो कि G20 क्या है, बट लेकिन इतना अच्छे से उसका मतलब एक आम जन जन तक पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, वो लोगों को मालूम है कि भारत में G20 हो रहा है, भारत उसको होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लाइक कि हम जो कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसको वो अब वैश्विक स्तर पर भी लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि कितने नेशंस ऐसे हैं जो G20 मेंबर्स नहीं है, फिर भी उनको इनवाइट किया गया है। क्योंकि ये जो वसुधैव कुटुंब भी कह चुके, हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम उसको जी रहे हैं और हम उसको दिखा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द राइट लीडरशिप। इट्स नॉट ओनली द वर्ड्स, यू हैव टू शो बाय एक्शंस। तो ये भारत दिखा रहा है। अब दिल्ली सज चुकी है तो खाली ये दिल्ली की बात नहीं, आप कितने बड़े मान की बात है कि हमारे यहाँ पे इस वक्त 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष फिजिकली वहां प्रेजेंट होंगे। जो कुछ नहीं आ पाए, उनकी एक की तो मजबूरी है, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ। चाइना का हम जानते हैं कि उसकी क्या तकलीफ है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत इस वक्त नेतृत्व सोनक चलने से पहले कहा कि मैं हिंदू हूं, और उसने कहा मुझे अपने पूर्वजों के राष्ट्र में एक राष्ट्र अध्यक्ष बन के जाने में कितनी खुशी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड। उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया बिफोर ही इज कमिंग टू G20 टू अटेंड। ये इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया था इस वक्त।
बट लंदन में होता रहा है और अभी भी हुआ था, तो अब उसने संदेश उनको दिया है। तो ये जो है, ये जो कोलिशंस बनते हैं, इसमें एक्शंस भी जो हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं मैं आपके पास में, समय बचेगा तो। ओपी गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम नहीं तो 15 समझौते जो है हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है वो यही है कि क्या जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा या फिर नहीं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल इसलिए घूम फिर कर कहा जा रहा है क्योंकि देखिए चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आए, उन्होंने ली क्यांग को भेजा है, अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया। रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी, वो भी नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया भी जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको क्या उम्मीद है? देखिए, यूक्रेन को लेकर के चाइना और रशिया की पोजीशन बहुत ही रिजिड है, इसलिए उस पैराग्राफ पर हमारे समझ से कोई सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आर्थिक पहलू हैं उसमें सभी पे एग्रीमेंट्स हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी जी कि इंडिया जो है अब आईटी सेक्टर में, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया। जो हमारा यूपीआई सिस्टम है उसको अब हम लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो रिस्क प्रूफ ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी, फ्रेमवर्क ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट असेसमेंट, ग्रेटर पुश टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट रहेगा जी। इसमें सभी लोग एग्री करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि इंडिया के लीडरशिप में ये सभी एग्रीमेंट्स होंगे जी। केवल वही पॉइंट है यूक्रेन वाला जिस पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी। और जहां तक चाइना के प्रेसिडेंट का सवाल है, उनको तो अपना ही इंटरनल प्रॉब्लम है। चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है जी, और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के हिरार्की में जो है वो प्रेसिडेंट का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है। तो कम्युनिस्ट कंट्री में अगर लीडरशिप का क्रिटिसिज्म शुरू होता है तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन होता है जी। इसलिए वो नहीं आया, अपने प्रधानमंत्री भेजा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बात से पूरी तरह से मुझे लगता है पैनल में जितने भी लोग हैं सब सहमत होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं राजलक्ष्मी जी आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जो ओपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि यूपीआई को लेकर समझौता हो सकता है, इसको लेकर अगर समझौता होता है तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ, निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ परिस्थितियों को, इस समिट में भारत को जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हो गई वो जलवायु परिवर्तन या जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में। क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन के का एक बहुत बड़ा एजेंडा है इसमें, और उस क्षेत्र में भारत को निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि भारत की इस संबंध में जो जलवायु संरक्षण के संबंध में या पारिस्थितिकी संरक्षण के संबंध में भारत की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं, बहुत ही प्रभावी हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। भारत ने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए आगामी 10 वर्षों में बहुत सारे प्रयास करेगा। और चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, 140 करोड़ लोग हमारे यहाँ बसते हैं, इसलिए हमारी नीतियां जलवायु को जलवायु के संरक्षण के लिए जो होती हैं वो विश्व को प्रभावित करेंगी, और इससे निश्चित रूप से विश्व के बाकी देश भी सहमत होंगे, किसी को इससे असहमति नहीं होगी। इसलिए भारत को जो सबसे बड़ा लाभ, जो सबसे बड़ी सफलता मिलेगी वो जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में मिलेगी जी। दूसरा जो क्षेत्र जहां मिलना चाहिए वो है मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था मेरी नजर में एक अर्थशास्त्री की हैसियत से, वो था ऊर्जा और खाद्यान्न के संबंधों में स्थिरता, एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की आवश्यकता है कि एक दो देशों के बीच युद्ध या एक कोई एपिडेमिक आके हमारे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस ना कर दे, ये बहुत जरूरी था। लेकिन उस क्षेत्र में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि उतनी सफलता मिलेगी जितनी कि हमें मिलने वाली है जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि जैसा कि अभी कहा हमारे पूर्व वक्ता ने कि रूस यूक्रेन के संबंध में तो वो सभी की नीतियां इतनी ज्यादा रिजिड हैं
कि बहुत कुछ लाभ मिलता हुआ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों को जो सबसे ज्यादा लाभ होगा वो जलवायु के क्षेत्र में होगा, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होगी। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, लेकिन अगर कोई बाइलैटरल एग्रीमेंट होता है, दो देशों के बीच होता है, तो उससे वसुधैव कुटुंबकम की जो स्थिति है वो बहुत कुछ ठीक है, बनती हुई ठीक है। दिखाई माफी देगी। के साथ मैम मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है। वंदना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आपसे आखिरी कमेंट आपका लेना चाह रहा हूं। 10 सेकंड में अपनी बात अगर आप रख पाए तो। वंदना जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जल्दी से। वंदना जी, मेरी आवाज अगर आपसे आ रही है तो मेरा सवाल सीधा सा आपसे यह है कि क्या उम्मीद करें कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक नया इतिहास लिखेंगे, एक नया दौर इसका शुरू होगा? वंदना जी, वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, ठीक है। ओपी गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सुन पा रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूं। जी जी सर, आखिरी कमेंट आपका 10 से 15 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। अगले 2 दिन आप क्या देख पा रहे हैं और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका और इंडिया में जो रिलेशन है ये न्यू हाइट्स पर पहुंच रहे हैं, और G20 में कम से कम 1 दर्जन ऐसे मल्टीलेटरल डिक्लेरेशन इशू होंगे जो बेसिकली इकोनॉमी, कॉमर्स, ट्रेड, इन सबों के बारे में होंगे। उसमें बिल्कुल सर, इसको लेकर आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आने वाले जो 2 दिन हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही टाइट शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। उसके बारे में पल पल की जो जानकारी है, पल पल की जो अपडेट है वो आपको देंगे। आज जो द्विपक्षीय जो बातचीत होनी है 3 देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। कल जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। परसों भी बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है, और फ्रांस के साथ पीएम मोदी ये द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर G20 से क्या कुछ देश को मिला और क्या कुछ G20 के इन देशों को मिला, और पूरी दुनिया को इससे क्या मिला, ये जानना भी हम सबके लिए ज़रूरी है। पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।